हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ। ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के लिए हमें एक नई यूनिट दी गई है जो कि यूनिट 6 है, जिसका नाम है माइक्रोबियल जेनेटिक्स, जीनोमिक्स एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो आज की वीडियो में हम इस यूनिट के क्या करेंगे, MCQ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर क्रैकिंग द ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। तो सबसे पहले देखो क्या है, मुझे बहुत बार बोला गया है, एक बच्चा है जो मेरे को बार बार बोलता है कि मैम आप ये यूनिट करवा दो। तो अब मैं आज 12 तारीख है, आपको 20 या 22 तारीख तक जो हमारे टॉपिक्स रहते हैं वो मैं कंप्लीट यूनिट आपको यूनिट 6 है वो आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगी 20 या 22 तारीख तक। एंड अब हमारा जो मेन फोकस है वो इसी यूनिट के ऊपर रहने वाला है। तो हम 22 तारीख तक, 22 तारीख का 10 दिन का हम टारगेट लेके चल रहे हैं। 10 दिन के अंदर हम इस यूनिट के MCQs भी कर लेंगे और 10 दिन के अंदर जो हमारे टॉपिक्स रहते हैं हम उनको भी कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ हम यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। तो हमने कर लिए हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, जीन एक्सप्रेशन एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद यहाँ पे एक टॉपिक दिया गया है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स, जिसके अंदर आपको पढ़ना है DNA, RNA और प्रोटीन। तो जब मैं आपको ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन कराऊंगी तो उसके अंदर आपका बेसिक बता दूंगी DNA, RNA और प्रोटीन। वैसे आपको इसमें सिर्फ बेसिक पढ़ना है, DNA क्या है, RNA क्या है, प्रोटीन क्या है, ये सिर्फ आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो ये भी मैं मान के चल रही हूँ कि हम कर चुके हैं क्योंकि बेसिक पढ़ना है और बेसिक सभी बच्चों का क्लियर होता है। वैसे मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगी बट अभी के लिए आप मान के चलो ये हमारा हो चुका है। उसके बाद है टाइप ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन, मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, मेथड्स ऑफ डिटेक्टिंग एंड एनालाइजिंग म्यूटेशंस, ये टॉपिक हम कर चुके हैं। फिर हमारे यहाँ पे आता है हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफ़र, बैक्टीरियोफाज एंड जेनेटिक एक्सचेंज, ये टॉपिक्स हम कर चुके हैं इस यूनिट के। अब हमारे रहता क्या क्या है, तो यहाँ पे जो हमारे रहते हैं टॉपिक्स वो हैं हमारे जेनेटिक मैकेनिज्म इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, आर्किया एंड वायरस, ये टॉपिक हमारा रहता है। ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, ये हमारा रहता है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रहता है। ओपेरोन मॉडल एंड देयर रेगुलेटरी मैकेनिज्म रहता है। फिर उसके बाद है प्लाज्मिड एंड मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स। फिर है जीनोमिक एनालिसिस एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसका थोड़ा सा बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको करना है यहाँ पे DNA एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड DNA सीक्वेंसिंग। तो जो PCR है यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है और जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो क्लास है वो मैं पहले चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। उसके ऊपर शायद मैंने CUET PG माइक्रोबायोलॉजी करके डाला है, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हो, वो सफिशियंट है फॉर ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के लिए, तो आप वहाँ से इसको कवर कर सकते हो। उसके बाद जो टॉपिक हमारे रहता है वो है ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट, क्रिस्पर जीन एंड जीनोम एडिटिंग, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये टॉपिक्स आपको मैं 22 तारीख तक कवर करवा दूंगी। उसके बाद हम इस कंप्लीट यूनिट के MCQ क्वेश्चंस करेंगे, जितने मुझे मिलेंगे, जितने मैं करवा पाऊंगी उतने MCQs मैं आपको करवा दूंगी। तो सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, यानी कि इसमें से हमें जो स्टेटमेंट दी गई है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम के लिए। तो यहाँ पे हमें बोला गया है जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है वो लोकेटेड होता है न्यूक्लियोइड के अंदर। ये क्या है, इट यूजुअली ए सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल, ये क्या होता है, सिंगल और सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है। सम जीन्स आर डोमिनेंट टू ईच अदर, कुछ एक जीन्स हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट होते हैं। उसके बाद है इट यूजुअली इज हैप्लॉइड, ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो अब हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, नॉट ट्रू यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट हमें यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर C है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। ये हमारी यहाँ पे क्या है, एक गलत स्टेटमेंट हमें दी गई है रिगार्डिंग बैक्टीरियल क्रोमोसोम। यहाँ पे जो जीन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं होते हैं। बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो हमारी ट्रू हैं। ये क्या होते हैं, न्यूक्लियोइड के अंदर लोकेटेड होते हैं, सिंगल होते हैं, सर्कुलर मॉलिक्यूल होते हैं, उसके बाद ये हैप्लॉइड होते हैं। तो अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करें
तो जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, इन ए रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। एंड जब हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल को हम स्टडी करते हैं तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस की जगह क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूकैरियोट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, और उसके अंदर ही क्या होता है, हमारा जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट होती है, और वो क्या होती है, ट्रांसमिट होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारा राइट हो गया। उसके बाद ये क्या है, सिंगल और सर्कुलर मॉलिक्यूल है। तो जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उनके अंदर जो डीएनए होता है वो मोस्टली क्या होता है, सर्कुलर होता है, और वो हिस्टोन से बाइंड अप नहीं होता। यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है, हिस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स हिस्टोन प्रेजेंट नहीं होते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, इट यूजुअली इज हैप्लॉइड। ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ पे ओनली 1 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होती हैं, तो ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद है डीएनए कॉम्पैक्शन इन्वॉल्व्स, यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया है, जब डीएनए कॉम्पैक्ट होता है तो उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ए ट्विस्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द डीएनए, यानी कि जो डीएनए है उसकी क्या हो जाती है, ट्विस्टिंग हो जाती है, और फिर वो क्या हो जाता है, पैक्ड हो जाता है। उसके बाद है सुपर कोइलिंग, फिर है यहाँ पे द फॉर्मेशन ऑफ लूप डोमेन, फिर है ऑल ऑफ द अबोव। तो यहाँ पे जो तीनों स्टेटमेंट है वो हमारी यहाँ पे क्या है, ट्रू है। जो डीएनए है वो क्या हो जाता है, अपने आप को कॉइल कर लेता है या फिर फोल्ड कर लेता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, उसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो वो डीएनए क्या कर लेता है, अपने आप को कॉम्पैक्ट करने के लिए ट्विस्टिंग और पैकेजिंग कर लेता है। अब यहाँ पे दूसरा जो हमें दिया गया है वो है सुपर कोइलिंग। तो यहाँ पे भी सुपर कोइलिंग के अंदर भी क्या होता है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। तो यहाँ पे डीएनए अपने आप को क्या कर लेता है, सुपर कोइल्ड कर लेता है। तो यहाँ पे कॉम्पैक्टनेस के लिए जो डीएनए है वो क्या कर लेता है, सुपर कोइलिंग भी कर लेता है। फिर है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ लूप डोमेन। तो यहाँ पे जो डीएनए है वो क्या होता है, ऑर्गेनाइज होता है लार्ज लूप्स के अंदर, जो कि एनक्रेज करता है, विच आर एनक्रेज टू ए प्रोटीन स्कैफोल्ड फर्दर कंट्रीब्यूशन टू कॉम्पैक्टेंस। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, यहाँ पे राइट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्लाज्मिड आर। प्लाज्मिड क्या है, ऑप्शंस है, अनदर नेम ऑफ फॉर ट्रांसपोजोन्स, असेसरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डोमेन विद इन ए क्रोमोसोम, या फिर डॉटर क्रोमोसोम। तो सबसे पहले मैं आपको बार बार बताती हूँ प्लाज्मिड होता क्या है। प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है और कुछ एक यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जो प्लाज्मिड है उसको हम किसके जैसे कंसिडर करते हैं, असेसरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या करते हैं, एज ए असेसरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हम इसको क्या करते हैं, कंसीडर करके रखते हैं। बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, ये इसके अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं एडवांटेजियस ट्रेड्स, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। लेकिन ये क्या नहीं होते, एसेंशियल नहीं होते फॉर द ऑर्गेनिज्म बेसिक सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे जो प्लाज्मिड है वो क्या है, असेसरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। हमने क्या पढ़ा, प्लाज्मिड स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। इसको हम असेसरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन के जैसे कंसिडर करते हैं क्योंकि इसके अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें क्या करते हैं, एडवांटेजियस ट्रेड्स को प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। लेकिन ये एसेंशियल नहीं होता ऑर्गेनिज्म के बेसिक सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। ट्रांसपोजोन्स एक टर्म है, ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं, तो ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं, सेल्फिंग जीन्स बोल सकते हैं, सेल्फिश डीएनए जिसको हम बोलते हैं, क्या होता है, सेल्फिश डीएनए। और ये क्या करते हैं, इनको हम जंपिंग जीन्स भी बोलते हैं। ट्रांसपोजोन्स क्या करते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर लेते हैं, ये मूव कर लेते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजोन्स बोलते हैं। इनका अनदर नाम है सेल्फिश डीएनए और जंपिंग जीन्स।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हमारे यहाँ पे सही है। उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम ऐड कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस टू द डीएनए टेम्पलेट एंड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। सॉरी, वो एंजाइम कौन सा है जो कि क्या करता है, ऐड करता है कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को टू द डीएनए टेम्पलेट स्टेन ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, लाइगेज है, हेलिकेज है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है या फिर आरएनए पॉलीमरेज है। तो यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो क्या है, मेन एंजाइम है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन। यहाँ पे ये क्या करता है, जो टेम्पलेट स्टेन्ड है उसके लिए यहाँ पे क्या करता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड के ऊपर एंजाइम्स को कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को क्या करता है, ऐड करता है। तो यहाँ पे ये जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये क्या है, मेन एंजाइम है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को ऐड करता है टू द डीएनए टेम्पलेट स्टेन ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। अब इसी एंजाइम को हम यूज़ क्यों करते हैं, ये क्या करता है, जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है इसकी जो प्रोसेसिविटी वैल्यू है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसके पास 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी और सारी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं इसके पास प्रेजेंट होती हैं। 3' to 5', 5' to 3' और 3' to 5' पॉलीमरेज एक्टिविटी इनके पास प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है उसको हम क्या करते हैं, मेजरली यूज़ करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है, नए डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। उसके बाद हम यहाँ पे बाकी के ऑप्शंस की बात करें, लाइगेज क्या करता है, लाइगेज जो दो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ज्वाइन करने में हेल्प करता है। हेलिकेज इन दो मॉलिक्यूल्स को अनवाइंड करने में हेल्प करता है, यानी कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनकी ब्रेक डाउन करवा देता है। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, जो इलोंगेशन है उसके अंदर जो स्टैंड है उसको इलोंगेट करने में हेल्प करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट ए क्रोमोसोम रेप्लिकेशन फॉर द लैगिंग स्टैंड कंसिस्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स दैट इज जॉइंड बाय। तो यहाँ पे हमें पढ़ते हैं जब हम रेप्लिकेशन पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे कि दो स्टैंड बनते हैं, लीडिंग स्टैंड और लैगिंग स्टैंड। तो लीडिंग स्टैंड क्या होता है, ये एक कॉन्टिन्यूस स्टैंड होता है, इसके अंदर कोई भी ब्रेक नहीं होते। लेकिन जो लैगिंग स्टैंड है वो क्या है, एक अनकॉन्टिन्यूस स्टैंड है, यानी कि डिसकॉन्टिन्यूस स्टैंड है, जिसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स बनते हैं और बीच में क्या होता है, ब्रेक होता है। तो यहाँ पे इन फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और इन फ्रेगमेंट्स को हम किसकी हेल्प से ज्वाइन करते हैं, इन फ्रेगमेंट्स को हम करते हैं लाइगेज एंजाइम की हेल्प से ज्वाइन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। लैगिंग स्टैंड के ऊपर कौन से फ्रेगमेंट्स बनते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं और उनको हम डीएनए लाइगेज से क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए यूकैरियोटिक माइक्रोब दो सेक्शन ऑफ ए प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट दैट विल नॉट बी ट्रांसलेटेड आर कॉल्ड। यानी कि यूकैरियोटिक माइक्रोब्स के अंदर वो सेक्शन जो क्या होते हैं, प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट डेट विल नॉट बी ट्रांसलेटेड, जो कि ट्रांसलेट नहीं होते, उनको हम क्या बोलते हैं। तो उनको हम क्या बोलेंगे, ऑप्शंस दिए गए हैं, इंट्रॉन्स, एंटीकोडोन्स, जंपिंग जीन्स या फिर एक्सोन्स। तो उनको हम बोलेंगे इंट्रॉन्स। ये क्या है, ये नॉन कोडिंग रीजन्स हैं जिसको हम रिमूव करते हैं फ्रॉम द प्री एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। और यहाँ पे ये क्या करता है, कैरिड आउट होते हैं बाय ए कॉम्प्लेक्स कॉल्ड द स्प्लाइसोसोम। क्या कॉम्प्लेक्स बनता है, स्प्लाइसोसोम बनता है, जिसके अंदर स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए और प्रोटीन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जो रिमेनिंग जो कोडिंग सेक्शन हमारे पास बच जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एक्सोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। और इनको हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं एक दूसरे के साथ। और यहाँ से हमें क्या मिलता है, मैच्योर एमआरएनए बोलता है, मैच्योर एमआरएनए हमें मिलता है, जिसको बाद में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसलेट कर दिया जाता है इनटू प्रोटीन्स के अंदर। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जो नॉन ट्रांसलेटेड रीजन है वो क्या होता है, वो होता है इंट्रॉन्स। उसके बाद है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोडोन्स वुड टर्मिनेट ट्रांसलेशन। यानी कि कौन सा कोडोन है जो कि ट्रांसलेशन को टर्मिनेट कर देता है। ऑप्शन है यहाँ पे
जो ऑप्शंस दिए गए हैं हमें यहाँ पे वो हैं AUG, UUU, UAA, UGG। तो यहाँ पे जो हमारा AUG है वो हमारे यहाँ पे क्या है, स्टार्ट कोडोन है। वो क्या करता है, प्रोसेस को शुरू करता है। उसके बाद ये किसको कोड करता है, मिथ्योनिन को कोड करता है। अब जो हमारे उसके बाद हमें जो सेकंड हमें दिया गया है वो है UUU। UU किसको कोड करता है, अमाइनो एसिड फिनाइल एनालाइन को ये क्या करता है, कोड करता है। UAA किसको कोड करता है, ये कोड करता है, ये क्या है, एक 3 स्टॉप कोडोन एंड सिग्नल द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, यानी कि ये जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है उसको क्या कर देता है, टर्मिनेट कर देता है। उसके बाद है UGG, ये किसको कोड करता है, ट्रिप्टोफान को कोड करता है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 स्टॉप कोडोन होते हैं, UAA, UAG, UGA। UAA को हम बोलते हैं ओक्रे, UAG को हम बोलते हैं एम्बर और UGA को हम बोलते हैं ओपेल। ये मैं लिख देती हूँ आपको। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें यहाँ पे बताना है वो कौन सा कोडोन है जो टर्मिनेट करता है ट्रांसलेशन की प्रोसेस को। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं AUG। AUG क्या है, एक स्टार्ट कोडोन है जो कि प्रोसेस को क्या करता है, शुरू करता है। और ये किसको कोड करता है, ये कोड करता है मिथ्योनिन को। उसके बाद है UUU। UU किसको कोड करता है, ये करता है फिनाइल एनालाइन को, किसको, फिनाइल एलेनाइन को। UAA ये क्या है, एक स्टॉप कोडोन है जो कि प्रोसेस को क्या करता है, स्टॉप करता है। उसके बाद है UGG, ये किसको कोड करता है, ये ट्रिप्टोफान को कोड करता है। तो यहाँ पे हमारे 3 स्टॉप कोडोन्स होते हैं, याद रखना इनको, इनका नाम पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले है हमारा वो है UAA, इसको हम बोलते हैं, इसका नाम हम बोलते हैं ओक्रे। UAG को हम बोलते हैं एम्बर कोडोन। उसके बाद जो UGA है उसको हम क्या बोलेंगे, ओपेल बोलेंगे। तो यहाँ पे वो कौन सा कोडोन है जो कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस को टर्मिनेट करता है, तो वो है UAA। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर C है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारा आता है द ट्रांसलेशन ऑफ ए mRNA बाई मल्टीपल राइबोसोम्स इज कोल्ड फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है mRNA का बाई मल्टीपल राइबोसोम्स इज कोल्ड फॉर्मेशन ऑफ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं ओकाजाकी, पॉलीसोम्स, प्लाज्मिड या फिर ट्रांसपोजोन्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स वो होते हैं जो हमारे लैगिंग स्टैंड के ऊपर बन रहे थे। फिर यहाँ पे पॉलीसोम्स क्या है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है मल्टीपल राइबोसोम्स का, ट्रांसलेट करता है सिंगल mRNA मॉलिक्यूल्स को। ट्रांसपोजोन्स का मैंने आपको बताया, ये क्या होते हैं, इनको हम सेल्फिश जीन्स या फिर सेल्फिश DNA बोलते हैं, जो कि क्या करता है, ट्रांसलेट एक जीन से दूसरे जीन के ऊपर क्या करता है, ये मूव कर जाता है। प्लाज्मिड हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल DNA सीक्वेंस है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये इन केस ऑफ किस में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है ट्रांसलेशन ऑफ ए mRNA बाय मल्टीपल राइबोसोम्स इज कोल्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे होगी पॉलीसोम्स की। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इन एन एंटीबायोटिक बाइंड्स टू ए 50S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स व्हाट सेलुलर प्रोसेस विल बी इनहिबिटेड। क्या पूछा गया है कि जो एंटीबायोटिक है वो बाइंड हो जाएगी 50S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। तो यहाँ पे कौन सी सेलुलर प्रोसेस है जो इनहिबिट हो जाएगी। ऑप्शन है DNA रेप्लिकेशन, इंट्रॉन एक्सीजन, ट्रांसलेशन या फिर ट्रांसक्रिप्शन। तो सबसे पहले बात करो DNA रेप्लिकेशन होता क्या है। तो यहाँ पे जो DNA रेप्लिकेशन है, DNA से DNA बनना बाय द हेल्प ऑफ DNA पॉलीमरेज एंजाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, DNA रेप्लिकेशन बोलते हैं। यहाँ पे नॉट प्राइमरली द 50S सब यूनिट। उसके बाद
इंट्रॉन एक्सीजन क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, दिस प्रोसेस अकर ड्यूरिंग आरएनए प्रोसेसिंग इन यूकैरियोट्स, यानी कि यूकैरियोट्स के अंदर होती है ड्यूरिंग द आरएनए प्रोसेसिंग। ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है 50s सब यूनिट से। उसके बाद जब हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास राइबोसोम्स की स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट प्रेजेंट होती हैं, जहाँ पे क्या होते हैं हमारे पास साइट प्रेजेंट होती हैं, एक्सेप्टर साइट, एग्जिट साइट, और यहाँ पे टीआरएनए आके क्या होता है, बाइंड होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस की। इसके अंदर क्या होता है, जो राइबोसोम है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, जो 50s सब यूनिट है उसको क्या कर देता है, ये जो एंटीबायोटिक है वो बाइंड हो जाती है 50s सब यूनिट के साथ, और ट्रांसलेशन की प्रोसेस को ये क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हम बात करें हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की, वो है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनना बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। होप सो आपको सभी क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, एंड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एन ओपेरोन, इनमें से कौन सा ओपेरोन का पार्ट नहीं है। ऑप्शंस है रेगुलेटर जीन, ऑपरेटर, प्रमोटर या फिर स्ट्रक्चरल जीन्स। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे जो रेगुलेटरी जीन्स हैं वो किसका पार्ट नहीं है, वो यहाँ पे ओपेरोन का पार्ट नहीं है। जो रेगुलेटरी जीन्स हैं वो क्या करते हैं, क्रूशियल रोल प्ले करते हैं कंट्रोलिंग द ओपेरोन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये क्या करते हैं, ओपेरोन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम माने यहाँ पे क्या होता है, जो रिप्रेशर प्रोटीन है वो प्रोड्यूस्ड हुआ तो वो बाइंड हो गया ऑपरेटर के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो रेगुलेटरी जीन्स हैं इनको क्या करते हैं, मतलब इनको रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रमोटर है, ऑपरेटर है और स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, ये किसके कंपोनेंट्स हैं, ये ओपेरोन के कंपोनेंट्स हैं। लेकिन रेगुलेटरी जीन्स इसके डायरेक्ट क्या नहीं है, मतलब इसका डायरेक्ट पार्ट नहीं है ओपेरोन के स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। प्रमोटर रीजन वो रीजन होता है जहाँ से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने के लिए, यानी कि ये वो साइट है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा टू इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद ऑपरेटर क्या है, डीएनए सेगमेंट है जो कि एक्ट करता है रेगुलेटरी स्विच के जैसे, जहाँ पे क्या करता है, रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड करता है और वो इनहिबिट करता है ट्रांसक्रिप्शन को। उसके बाद है स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स क्या होते हैं, ये वो जीन्स हैं जो कि को रेगुलेटेड किए जाते हैं बाय द ओपेरोन एंड इनकोड प्रोटीन्स, जो कि टिपिकली इन्वॉल्व होते हैं इन रिलेटेड फंक्शंस के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उसके बाद है बीइंग कंपार्टमेंटलाइज्ड बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज आर लोकलाइज्ड इन द एंड राइबोसोम्स आर फाउंड। तो यहाँ पे हमसे ऑप्शंस दिए गए हैं हमें, न्यूक्लियोइड एट द न्यूक्लियोइड पेरिफ्री, साइटोसोल इन द साइटोसोल इन द एट द सेल पोल्स, फिर है न्यूक्लियोइड इन द न्यूक्लियोइड। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, जो बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज है आर लोकलाइज्ड इन द एंड राइबोसोम्स आर फाउंड, तो वो कहाँ पे लोकलाइज्ड होता है और राइबोसोम्स हमें कहाँ पे मिलते हैं। तो जो बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज और राइबोसोम्स हैं वो दोनों कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया है उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कुड अराइज फ्रॉम। जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस हैं वो कैसे अराइज होती हैं। ऑप्शंस है डीएनए रेप्लिकेशन एरर, डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन एरर आ जाता है, या फिर एटमॉस्फेरिक रेडिएशंस की वजह से हो जाता है, या फिर एडिशन ऑफ इंसर्शन सीक्वेंस, जो इंसर्शन सीक्वेंस है उनकी वजह से हो जाता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस सबसे पहले होता क्या है, जो चेंजेस आते हैं डीएनए की सीक्वेंस में, नेचुरली चेंजेस आते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, उनको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस बोलते हैं। तो यहाँ पे रेप्लिकेशन एरर की वजह से भी क्या हो सकती है, म्यूटेशन हो सकती है।
एटमॉस्फेरिक रेडिएशंस की वजह से भी क्या हो सकती है, म्यूटेशन हो सकती है। और जब हम इंसर्शन सीक्वेंस को एडिशन कर देते हैं तो उससे भी क्या हो सकती है, म्यूटेशन हो सकती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट कोज ए चेंज इन द mRNA, यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि चेंज कोज नहीं करता mRNA रीडिंग फ्रेम के अंदर। ऑप्शंस है इंसर्शन सीक्वेंस, बेस पेयर सब्सटीट्यूशन, बेस एडिशन, बेस डिलीशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है बेस पेयर सब्सटीट्यूशन, वो क्या नहीं करता, जो mRNA की रीडिंग फ्रेम है उसके अंदर चेंज कोज नहीं करता, क्योंकि ये क्या करता है, इन्वॉल्व मतलब जो बेस पेयर सब्सटीट्यूशन होता है उसके अंदर क्या होता है, अब हम जब बात करें तो यहाँ पे वन न्यूक्लियोटाइड विद अनदर क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ पे जो चेंज है वो सिर्फ क्या होता है, सिंगल कोडोन के अंदर होता है। तो इससे जो रीडिंग फ्रेम है वो क्या नहीं होती, एल्टर नहीं हो पाती। तो इससे क्या होता है, जो बेस पेयर सब्सटीट्यूशन है उससे जो रीडिंग फ्रेम है mRNA की उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता। और जब हम यहाँ पे बात करें बेस एडिशन, बेस डिलीशन की, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बात हो रही है। तो जब हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को पढ़ते हैं या तो उसके अंदर से कुछ डिलीट हो जाता है या फिर उसके अंदर से कुछ ऐड हो जाता है, तो जिससे पूरी जो फ्रेम है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे अफेक्ट होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारा आता है एक्सीजन रिपेयर वुड करेक्ट डीएनए डैमेज कोज्ड बाय। जो एक्सीजन रिपेयर है उसको हम क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं डीएनए डैमेज को। ऑप्शंस है एंटीबायोटिक, यूवी लाइट, ए केमिकल म्यूटेशन, ए डीएनए रेप्लिकेशन एरर। तो हम इसको किसकी हेल्प से करेक्ट करते हैं, हम इसको करते हैं यूवी लाइट की हेल्प से। तो यहाँ पे हम किस एंजाइम को यूज़ करते हैं, फोटोलाइज नाम के एंजाइम को यूज़ करते हैं इसको करेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद है ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट्स, जिसको हम क्या बोल रहे थे, ट्रांसपोजोन्स बोल रहे थे, उसके बारे में हमें बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। उसके बाद हमें दिया गया है स्मॉलर होते हैं देन इंसर्शन सीक्वेंस, आर एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मिड, ये किसका एग्जाम्पल है, प्लाज्मिड का एग्जाम्पल है। उसके बाद है मे हैव इंफॉर्मेशन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इनके पास क्या है, इंफॉर्मेशन होती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पे अगर हम पढ़ें तो हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन की जो ट्रांसपोजोन्स हैं वो किसने डिस्कवर किए हैं, वाटसन एंड क्रिक ने। लेकिन हम जो डबल हेलिक मॉडल पढ़ते हैं डीएनए का, वो किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने दिया था। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे क्या है, गलत है। जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं उसको किसने दिया था, वर्बरा एमसी क्लिंगटन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। मेज के अंदर इन्होंने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था। तो जो एमसी क्लिंगटन थे उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को। उसके बाद है ये सिमिलर स्मॉलर होते हैं देन द इंसर्शन सीक्वेंस। तो नहीं, ये क्या नहीं होते, स्मॉलर नहीं होते हैं इंसर्शन सीक्वेंस से, ये क्या होते हैं, लार्जर होते हैं इंसर्शन सीक्वेंस से। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। फिर यहाँ पे है आर एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मिड्स, तो ये प्लाज्मिड्स का एग्जाम्पल नहीं है। फिर उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है हमारा वो है मे हैव इंफॉर्मेशन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इनके पास क्या है, इंफॉर्मेशन है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे सही है। उसके बाद है न्यूट्रिशनल म्यूटेंट्स आर रेफर्ड टू एज। ऑप्शंस हैं प्रोटोट्रोप्स, वाइल्ड टाइप, रिवर्टेंट्स या फिर ऑक्सोट्रोप्स। तो जो न्यूट्रिशनल म्यूटेंट्स हैं उनको हम किसके जैसे करते हैं, उनको हम ऑक्सोट्रोप्स के जैसे रेफर करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। जब मैंने आपको रेप्लिका प्लेटिंग पढ़ाया था तो मैंने उसके अंदर पढ़ाया था कि जो ऑक्सोट्रोप्स हैं वो होते क्या हैं, जब हम उनको यूज़ करते हैं तो उनके अंदर हम कोई जो अमाइनो एसिड सिंथेसाइज करने के लिए जो उनकी एबिलिटी होती है उस जीन को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जब हम उसको रिमूव कर देते तो हम किसका जीन रिमूव कर रहे थे, हिस्टडीन का जीन रिमूव कर रहे थे। लेकिन जब हम उसके अंदर बाद में क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसके अंदर वो एबिलिटी क्या कर देते हैं, हम इंट्रोड्यूस्ड कर देते हैं। तो वो क्या है, वो ऑक्सोट्रोप्स होते हैं।
तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या कर देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं एबिलिटी टू सिंथेसाइज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो कि रिक्वायर्ड होती हैं फॉर देयर ग्रोथ ड्यू टू ए म्यूटेशंस एंड दस रिक्वायर्ड दिस न्यूट्रिएंट्स टू बी सप्लाइड इन देयर ग्रोथ मीडियम। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम न्यूट्रिशनल म्यूटेंट्स के नाम से जानते हैं। प्रोटोट्रोप्स वो होते हैं वाइल्ड टाइप ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सिंथेसाइज करते हैं ऑल नेसेसरी कंपाउंड्स फॉर देयर ग्रोथ फ्रॉम ए मिनिमल मीडियम। वाइल्ड टाइप क्या है, टिपिकल फॉर्म है ऑर्गेनिजम्स की, अकर्स इन नेचर विच इज़ जनरली ए प्रोटोट्रोप। रिवर्टेंट्स क्या होते हैं, ये क्या कर देते हैं, जो अफेक्ट हैं उसको रिवर्ट कर देते हैं, एज ए म्यूटेंट हम इनको मान सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है तो नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।